हेलो बच्चों, आज हम साइंस में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आनुवंशिकी। अब आनुवंशिकी क्या है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से जो माता पिता के गुण हैं वो संतान में कैसे पहुंचते हैं, जो संतान में जो विभिन्नताएं आती हैं वो किस प्रकार से आती हैं। विभिन्नताओं का मतलब जैसे आपने देखा है कि एक ही माता पिता की जो संतानें होती हैं वो सब एक जैसी नहीं होती हैं, रंग में, स्वभाव में, शक्ल सूरत में, तो उनमें विभिन्नताएं कैसे आती हैं इसके बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस लेसन में पढ़ेंगे आनुवंशिकी क्या होता है, आनुवंशिकता किसे कहते हैं। तो आनुवंशिकी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसको क्या नाम दिया गया है, आनुवंशिकी। तो विज्ञान की एक शाखा है या ब्रांच है जिसमें हम आनुवंशिकता और विभिन्नताओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बेटसन ने 1905 के अंदर। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बेटसन ने 1905 में। अब है आनुवंशिकता या हेरिडिटी किसे कहते हैं। वैसे तो आपको पता है हेरिडिटी या जो वर्ड है वो क्या होता है, माता पिता से संतान में गुणों का स्थानांतरण आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहलाता है। अब माता पिता के गुण हैं वो संतान में कैसे पहुंचते हैं, तो माता पिता के गुणों का संतान में आना क्या कहलाता है, हेरिडिटी या आनुवंशिकता कहलाता है। और इस आनुवंशिकता जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्पेंसर ने 1863 में किया था। अब आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन किसने किया? सबसे पहले किसने बताया सबसे पहले कि जो गुण हैं उनका स्थानांतरण किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है और जो विभिन्नताएं हैं वो किस कारण से आती हैं। तो इसका श्रेय जिस वैज्ञानिक को जाता है उसका नाम है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेंडलवाद। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। उन्होंने ही आनुवंशिकता पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उनके रिजल्ट दिए, आनुवंशिकता के नियम बनाए। इन्हीं नियमों को हम किसके नाम से जानते हैं? मेंडलवाद के नाम से। मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया जिन्हें हम मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। तो मेंडल के नियम और उसके प्रयोग पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मेंडल की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल जो थे, जिनको आज हम आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जब तक वो जिए इसी के ऊपर प्रयोग करते रहे, लोगों को समझाते रहे कि किस तरह से गुण जाते हैं, कई बार माता पिता के जो रोग हैं वो बच्चों में क्यों आते हैं, इसका क्या कारण है, लेकिन लोगों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और मेंडल 1884 में मेंडल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब तक मेंडल जिंदा रहे लोग मेंडल के बारे में जानते नहीं थे, न मेंडल के नाम को भी जानते थे। मरने के बाद मेंडल को इसकी प्रसिद्धि या ख्याति मिली और उसके बाद ही उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो थोड़ी सी मेंडल की शॉर्ट में हम लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे जिनके बारे में बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जन्म। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हिंजनडॉर्फ प्रांत के एक छोटे से गाँव में हुआ था जिसका नाम है सिलिसियन गाँव। 1842 में मेंडल ने दर्शन शास्त्र की डिग्री करी। स्कूली शिक्षा में उन्होंने पढ़ाई करी, उसके बाद उन्होंने विज्ञान और गणित का भी अध्ययन किया। कुछ दिनों तक वो एक स्कूल के अंदर विज्ञान के अध्यापक भी बने, बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी किया। 1842 में उन्होंने किसकी डिग्री प्राप्त की? दर्शन शास्त्र की। और 1843 में वो ब्रून शहर के चर्च में पादरी बने। चर्च के अंदर जो पूजा पाठ करते हैं उनको हम पादरी या फादर जिसको हम कहते हैं। तो उसके बाद में ब्रून शहर कहाँ का है? ऑस्ट्रिया का एक शहर है, उसी में एक चर्च था, उसके अंदर उन्होंने पादरी का कार्य किया। चर्च के उद्यान में ही उन्होंने उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर 7 वर्ष तक संकरण प्रयोग किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग किस पादप पर किए? तो किस पादप पर किए थे? उद्यान मटर, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सेटाइवम। अब यदि आपने केवल लिख दिया मटर के पौधे पर किए तो भी आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो मटर होती है वो कई प्रकार की होती है। मीठी मटर, जंगली मटर,
कड़वी मटर और उद्यान मटर। जो हम घर में सब्जी बनाते हैं वो कौन सी मटर होती है? उद्यान मटर। तो मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे वो किसके ऊपर किए थे? उद्यान मटर पर। प्रयोगों के निष्कर्षों को 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। अब उन्होंने जो भी कार्य किए, जो भी उन्होंने निष्कर्ष निकाले, जो उनको परिणाम मिल रहे थे, तो जितना भी उन्होंने लिखा, तो अपना जो कार्य था उन्होंने, जो ब्रून में एक मैगजीन निकलती है उसका नाम है ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो आपको ये पत्रिका का नाम याद रखना है कि कौन सी पत्रिका के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसका नाम है ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। और 1866 में पादप संकरण प्रयोग के नाम से वो क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। लेकिन मैंने आपको बताया कि मेंडल बहुत दुर्भाग्यशाली था। न तो लोगों ने इसके कार्य को समझा, न कुछ जो उसने लिखा उसको लोगों ने पढ़ा, और लोग इससे क्या रहे? अनजान रहे। और 1884 में मेंडल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब मेंडल ने मृत्यु के बाद भी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन से जीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने वापस इस पर प्रयोग करे और इसका श्रेय मेंडल को दिया, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है मटर पादप का चयन के कारण, कि अब मेंडल किसी और पौधे पर भी तो प्रयोग कर सकता था, उसने मटर का ही पौधा क्यों लिया? तो मटर के पौधे को चुनने के कई कारण थे। पहला कि पादप शाक स्वभाव का होता है, तो कम जगह में अधिक पौधे लगाए जा सकते थे। तो जो मटर का पौधा है वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, शाक स्वभाव, शाक झाड़ी वृक्ष हम पढ़ते हैं ना पादप का वर्गीकरण, तो छोटे छोटे पौधों को क्या कहा जाता है? शाक। तो उसने कम जगह में ही बहुत सारे पौधे लगाए जा सकते थे। यानी मेंडल ने चर्च के उद्यान में, चर्च के पीछे गार्डन था, उसी में इन पौधों को लगा लिया। मेंडल को कोई लंबा चौड़ा खेत नहीं ढूंढना पड़ा। दूसरा, एक वर्षीय होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन संभव हुआ। अब मटर का जो पौधा है वो एक ही ऋतु में आता है। आपको पता है मटर केवल किस में आती है? सर्दियों में आती है। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? एक वर्षीय पौधे। जो केवल एक ऋतु में फल देते हैं वही क्या कहलाते हैं? एक वर्षीय। तो उसके जो रिजल्ट थे मेंडल को क्या मिलते जा रहे थे? जल्दी जल्दी। उसको उसके रिजल्ट के लिए कोई 2, 4, 5 या 10 साल का इंतजार नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण सरलता से किया जा सकता था। तो मटर का जो पुष्प वो कौन सा होता है? द्विलिंगी। द्विलिंगी पुष्प हम किसको कहते हैं? ऐसे पुष्प जिनमें नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी। और स्वपरागण यानी उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँच रहे थे। या फिर मेंडल क्या कर रहा था? कैंची से काट करके और परागकणों को उस पर डाल रहा था, या दूसरे पर परागण भी उससे आसानी से करा सक रहा था, क्योंकि काट करके पुंकेसर जो होते हैं, जो नर युग्मक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुंकेसर कहलाते हैं। जिसको काटने को हम क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। तो काट करके दूसरे पुष्प पर डाल रहा था। तो ये उसके लिए सब मटर के पौधे में क्या था? आसान था। नेक्स्ट, मटर के पौधे में विभिन्न विप्रयासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेंडल ने देखी वो देखी कि एक ही पौधे में बहुत सारे अलग अलग तरह के लक्षण पाए जाते हैं। तो इतने सारे लक्षण पाए जाते हैं तो उसको एक्सपेरिमेंट करने में क्या हुई? आसानी हुई। अलग अलग कैरेक्टर को लेता गया, वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहा। वैसे तो मेंडल ने मटर के पौधे में 34 विप्रयासी लक्षण देखे थे, लेकिन उसने अपने जो प्रयोग किए थे वो कितने लक्षणों को लेकर के किए थे? 7 लक्षणों को लेकर। 7 लक्षणों पर उसने प्रयोग किए। अब आपसे पूछा जाए कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग कितने लक्षणों के ऊपर किए, तो आप क्या लिखेंगे? 7 लक्षणों पर। यदि आपसे पूछा जाता है कि कितने लक्षणों को उसने देखा, तो आप क्या लिखेंगे? 34 लक्षणों को देखा था उसने। लेकिन एक्सपेरिमेंट जो संकरण प्रयोग थे वो कितने पे किए थे? 7। अब ये 7 लक्षण कौन से थे? पहला, पादप की लंबाई। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिख रखा क्रम संख्या। पादप का लक्षण प्रभावी और अप्रभावी। अब ये प्रभावी और अप्रभावी का मतलब क्या होता है? कि ऐसे लक्षण जो पादप में ज़्यादा पाए जाते हैं, मैक्सिमम पादप जिन लक्षणों के पाए जाते हैं, तो वो लक्षण तो क्या कहलाते हैं? प्रभावी। और कभी कभी कुछ लक्षण नजर आ जाए पादप में, ऐसे लक्षण क्या कहलाते हैं? अप्रभावी कहलाते हैं। तो सबसे पहला था पादप की लंबाई, लंबा और बौना। तो मेंडल ने देखा कि मटर के ज़्यादातर पौधे तो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ पौधे लंबों में से उसको कुछ पौधे कैसे दिखाई दिए? बौने दिखाई दिए। नेक्स्ट, पादप पर पुष्प की स्थिति कक्षस्थ और अग्रस्त। अब कक्षस्थ और अग्रस्त क्या होता है? कि जैसे ये कोई पेड़ है, उसके ऊपर से एक तो शाखाएं या ब्रांच ऊपर से निकलती है और एक निकलती है साइड से। तो उसने देखा कि कक्ष भाग से जो फूल है
मटर के वो क्या निकल रहे हैं, ज़्यादा निकल रहे हैं और ऊपर वाले भाग से बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो पुष्प की स्थिति कौन सी, कक्षस्थ और अग्रस्थ। पुष्प का रंग बैंगनी और सफ़ेद। तो मेंडल ने देखा कि मटर के जो ज़्यादातर पुष्प थे वो कौन से रंग के थे, बैंगनी कलर के, लेकिन कभी कभी कुछ पुष्प उसको कैसे दिखाई दिए, सफ़ेद रंग के भी दिखाई दिए। नेक्स्ट, परिपक्व फली की आकृति है। परिपक्व फली, हम घर में मटर लाते हैं, मटर की जो फली होती है उसको छीलते हैं, छील करके उसमें से क्या निकालते हैं, दाने। तो जो फली है वो क्या कहलाती है, परिपक्व फली। उसकी आकृति कैसी होती है, फूली और संकीर्णित। अब इसका क्या मतलब है, जब हम मटर खरीद के लाते हैं तो आप देखते हैं ज़्यादातर जो फली होती है मटर की वो इस तरह की होती हैं, फूली हुई। लेकिन कभी कभी बहुत सारी मटर के बीच में, जैसे आपने 2, 4, 5 किलो मटर खरीदी है, उनके बीच में कभी कभी आपको ऐसी मटर की फली दिख जाएगी जो इस तरह से बीच में क्या होती है, दबी हुई होती है, इस तरह से। तो ये दबी हुई होती है, इसको हम क्या कहते हैं, संकीर्णित कहते हैं। फली का रंग, फलियों का रंग ज़्यादातर कैसा होता है, हरे रंग का, लेकिन कभी कभी कैसे रंग की निकल आती है, पीले रंग की भी फली निकल आती हैं। बीज की आकृति, अब जो दाने निकलते हैं मटर के वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, गोल होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बीज ऐसे निकलते हैं जिन पर झुर्रियाँ पड़ी रहती हैं। ज़्यादातर तो गोल होते हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कुछ ऐसे मटर के दाने निकल आते हैं जिन पर रिंकल्स या झुर्रियाँ पड़ी रहती हैं। नेक्स्ट, बीज का रंग, दाने जो होते हैं वो पीलापन और हरापन, यानी पीला और हरा जो लाइट ग्रीन सा कलर होता है, येलो कलर, उस कलर के होते हैं, तो उसको मेंडल ने क्या नाम दिया, पीला प्रभावी। और डार्क ग्रीन कलर के दाने बहुत कम निकलते हैं, यानी हरा क्या है, अप्रभावी। इस तरह ने 7 लक्षणों को लेकर के मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग किए थे। तो आगे के लेक्चर में हम जो प्रयोग है मेंडल के, कि उसने इन 7 लक्षणों में कैसे कैसे प्रयोग किए और प्रयोगों के आधार पर कौन कौन से नियमों का प्रतिपादन किया, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कल आपको अपनी होमवर्क कॉपी में 2 क्वेश्चन करने हैं। एक तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का ही चयन क्यों किया, ये क्वेश्चन 3 या 4 बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है, 3-3 नंबर का आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन, आपको मटर के पादप के विप्रयासी लक्षणों की जो सारणी है वो अपनी होमवर्क कॉपी में बनानी है। तो ये इस तरह से आपको आज पूरा समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।